बड़ी चर्चा करेंगे। इस प्रोग्राम में आपको रूबरू कराएंगे बीजेपी नागपुर के विधान परिषद के विधायक गिरीश व्यास से। जानेंगे देश का विकास या नुकसान, क्या है देश का हाल, और ऐसी कई जानकारी से हम आज आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। MNS न्यूज़ के एक विशेष कार्यक्रम रूबरू में मैं निनाद दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज अपने मेहमान श्री गिरीश जी व्यास, वो भारतीय जनता पार्टी के नागपुर, विदर्भ और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता करके जाने जाते हैं। आज हम मुलाकात करेंगे गिरीश जी व्यास से। स्वागत है गिरीश जी। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न, क्या सही में अच्छे दिन आ गए? देखिए, अच्छे दिन और बुरे दिन का मैं उसमें अंतर तो नहीं कर सकता। जो अच्छे दिन मुझे लगते हैं कि अच्छे दिन आ गए, शायद और किसी के लिए वो अच्छे दिन शायद साबित ना हो। तो इसकी व्याख्या तो मेरे नज़रों से ये है कि मैं कह सकता हूँ कि अच्छे दिन आ गए। अब अच्छे दिन कैसे आए, इसके कई वादे हैं जो है लोगों के सामने, जिसके परिप्रेक्ष्य में लोग कहते हैं कि अच्छे दिन नहीं आए। तो उनका एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि पेट्रोल, ये उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। पर इस पेट्रोल के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो ये भी हमने देखना चाहिए कि 1984 में 2014 में जब मनमोहन सिंह जी इस देश के पंतप्रधान थे, तब पेट्रोल 84 रुपये लीटर था। तब ये कारण दिया जाता है, तर्क दिया जाता है कि तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैरल के रेट कम थे। हम मानते हैं, चलो ये भी माना कि बैरल के रेट कम थे, तो भी बैरल के रेट ज़्यादा थे तो भी 84 रुपये था। आज बैरल के रेट कम है, पर अभी की जो स्थिति है बैरल के रेट कम नहीं है, ये उतने ही है जितने उस समय थे। तो अभी जो रेट बढ़े हैं, आकस्मिक बढ़े हैं, नहीं बढ़ने चाहिए। पर एक बात ध्यान रखें कि जो 2 लाख करोड़ का कर्जा इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो मनमोहन सिंह सरकार छोड़ चुकी थी, उसको मोदी सरकार ने चुकाया। अगर नहीं चुकाता तो देश में गंभीर परिस्थिति बनती, लोगों को तेल नहीं मिलता, गाड़ियां नहीं चलती। ये एक कारण था। तो वो कर्जा हमने पूरा चुकाया, जो मनमोहन की सरकार ने करके रखा हुआ कर्जा था पेट्रोलियम के द्वारा, वो पेट्रोलियम का कर्जा इस बढ़ी हुई कीमतों में से हमने चुकाया है। ये एक अच्छी बात है, अच्छे दिन है। दूसरे अच्छे दिन ऐसे हैं कि पेट्रोल के द्वारा जो आय केंद्र सरकार को हो रही है, जो राज्य सरकारों को हो रही है, उस आय के माध्यम से इसके पहले क्या गति से काम, विकास का काम चल रहा था? क्या रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़े थे? क्या रेगुलर पोर्ट जो हमारे बनने चाहिए थे, बंदरगाह, वो बन रहे थे? क्या ड्राई पोर्ट की कभी तो भी शुरुआत मनमोहन सरकार ने की थी? कभी नहीं की थी। ये बड़े पैमाने पे चल रहे हैं और इसको बड़ी एक गति मिली है विकास की। ये कहाँ से हो रहा है? देश भर के अंदर हमारे नितिन जी गडकरी 2 लाख करोड़ के रस्तों के इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने खड़ा किया है। कैसे खड़ा किया है? कहाँ से फंड आया? कर्ज की सरकार हमने ली थी, कर्ज में दबा हुआ देश था, उसमें से कर्ज चुकाया, उसमें से नया डेवलपमेंट किया। तो ये अच्छे दिन की शुरुआत है। और इसलिए सामान्य आदमी कहता है, जो अभ्यास करने वाला है वो आदमी कहता है कि ये सरकार है, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, कि जिसका काम हमको दिख रहा है। मेट्रो के माध्यम से दिखे, रस्तों के माध्यम से दिखे, व्यापार के पोर्ट के माध्यम से दिखे, ये काम हमको दिख रहा है। सरकार ने उज्ज्वला गैस योजना दी, कहाँ से दी? इसी पेट्रोल की निधि में से बढ़ी हुई दी। गरीबों को विकास के दायरे में लाना और उन तक विकास पहुंचाना, और जो आदमी के लिए केंद्र बिंदु मानकर हमने केंद्र की योजनाएं करी हैं, उस एक दलित, पीड़ित, शोषित और सुविधाओं से वंचित आम छोटे आदमी को विकास के रेखा में लाना, ये मोदी सरकार का दायित्व है और मोदी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। तो अच्छे दिन है। क्या एम्स इतने पहले खुले थे? नहीं खुले थे। क्या जिला स्तर पर आयुष्मान भारत योजना आई थी? नहीं आई थी। क्या पंतप्रधान योजना के द्वारा जो वैद्यकीय सहायता दी जा रही थी? नहीं दी जा रही थी। ये सारी बातों का एक अच्छा गुड गवर्नेंस इस मोदी सरकार ने जनता के सामने दिया है। जो भी योजना है, किसान की हो, मनरेगा की हो, या किसी भी योजना के अंदर की हो, वो लाभार्थी को, वो प्राप्त होने वाले को सीधी उसके खाते में सब्सिडी जमा होती है। हमने बिचौलिए समाप्त कर दिए। तो ये अच्छे दिन नहीं है क्या? तो ये अच्छे दिन है। तो ऐसे कई बातों में हम बता सकते हैं कि हमारे अच्छे दिन हैं, और ये केवल 4 साल के आकलन का नहीं है। मैं ऐसा कहता हूँ कि वो बुरे दिन इतने वर्षों तक जो देश की जनता ने भोगे,
उसके स्वप्न को पूर्ति होते होते आज के अच्छे दिन की संख्या कम हो सकती है, पर बुरे दिन समाप्त किए, भ्रष्टाचार समाप्त किया, दलाल समाप्त किया और लाभार्थी को ठीक उसके हाथ में उसका लाभ हमने दिया, ये अच्छे दिन हैं। तो इसलिए हम सुरक्षित हैं, हम विकास में जा रहे हैं, हमारे देश में प्रतिष्ठा बढ़ी, हमारे विदेशों में अन्य राष्ट्रों के सामने भारत का परचम बढ़ा हुआ है और हमको एक सर्वसामान्य ऐसा नेता जो केवल भारत में ही तो विदेश में भी जिसकी मान्यता है, ऐसा मोदी मिला है और जिसको हम रोज़ टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। तो ये जब अच्छा कोई काम करता है तभी होता है। और सबसे बड़े अच्छे दिन ये है कि इस सरकार पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नहीं लगा, किसी मंत्री पर नहीं लगा। ये अच्छे दिन इस देश में है, इतना मैं कह सकता हूँ। विरोधी कहते हैं कि अच्छे दिन तो आए हैं, पर वो अच्छे दिन आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के आए हैं, आम आदमी के नहीं आए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ऐसा जो लोग अच्छा काम करेंगे उनके साथ जनता जुड़ेगी और जिनके साथ से जनता हटेगी वो ये बात करेंगे, हमको उसमें कोई अड़चन नहीं। ना आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं, ना आरएसएस कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकार पर निर्भर है। मैं विधायक हूँ, आज तक आरएसएस ने कोई काम मुझे नहीं बताया कि ये काम करके दो। वो सामाजिक संस्था के माध्यम से काम कर रही है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर काम कर रही है। उनके साथ जुड़ने वाले लोग अलग हैं, जो लोग जुड़े हैं वो उसकी पूरी इच्छाएं और पूरी जो उनके स्वप्न को उनको पूर्ण करने के लिए समर्पण की भावना से काम करते हैं। तो उनके काम के माध्यम से अच्छे दिन है। ये कोई केंद्र में हमारी सरकार बनी इसलिए अच्छे दिन, इसके पहले के उस संघ के अच्छे दिन नहीं थे क्या? आरएसएस के अच्छे दिन थे। देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी और लोकप्रियता बढ़ने में जिन लोगों को खटकती है, जो इस देश के दुश्मन हैं, जिनको ये बात नहीं नागवार होती कि यहाँ के राष्ट्रवाद का विषय इस तरीके से रखें, जो अभी भी हमारे विदेशी आक्रांताओं को उनके चरणों के ऊपर बैठे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके हित में काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे दिन कैसे हो सकते हैं? तो ये राष्ट्रभक्ति के अच्छे दिन है, क्योंकि यहाँ पर अब बात मानी जा रही है, समझी जा रही है और उसके अनुसार लोगों का झुकाव उनके तरफ होना स्वाभाविक है। इनके तरफ से जब ध्यान हटा, देश भर में पराजय 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं तो 20 बार पराजय हुआ। केवल राज्यों में पराजय नहीं हुआ, स्थानीयों में भी पराजय हुआ। तो जनता ने नीचे से ऊपर तक नकारा, तो मन में एक प्रकार की चीड़ होना, एक प्रकार का गुस्सा होना, एक प्रकार के इसमें त्रासदी में डूबना, ये होना है। कुर्सी के बाहर वो नहीं रह सकते, छटपटा रहे पानी में निकली मछली जैसे। तो सत्ता से जैसे उनको बाहर किया तो ऐसा समझे कि पानी में की मछली बाहर निकली, तो जिस प्रकार से तड़पती है वैसे मरणासन्न तड़प रहे हैं, इसलिए इनकी चीखें चल रही है। पर अच्छे काम को इसका कोई परिणाम नहीं होगा, अच्छा काम निरंतर लोगों में चलता जाएगा। आपने अभी उल्लेख किया कि कांग्रेस 20 चुनाव हार गई और मोदी जी का ये कहना है कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, पर वही मोहन जी भागवत कहते कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होना चाहिए। तो इस पे आपके क्या राय है? देखिए, ऐसा है, राजनीति में हमने एक नारा दिया पार्टी के नाते, कांग्रेस मुक्त भारत। वो कांग्रेस जो गांधी जी समाप्त कर चुके थे, वो कांग्रेस जो कि अनेक दशकों के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई, जिस कांग्रेस नाम का इतिहास इस देश की आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ था, जो हमारी तब की एक आदरणीय संस्था थी, ऐसी जो कांग्रेस थी वो तो आज़ादी के बाद नेहरू के सत्ता में आते से ही समाप्त हो गई। और गांधी जी ने कहा था कि तुम दूसरा कोई नाम रख लो, कांग्रेस को विसर्जित कर दो और देश का नेतृत्व संभालो। उनको यही बात का डर था। क्यों कहते हैं गांधी जी, क्यों कहते ये बात? जब गांधी जी ने कही बात थी तो उनके सपने को हम साकार कर रहे हैं और जनता से आग्रह कर रहे हैं कि जो गांधी जी की इच्छा थी कि कांग्रेस मुक्त होना चाहिए भारत, कांग्रेस नाम की कोई व्यवस्था अब इस देश में नहीं। ये भ्रष्टाचारियों की कांग्रेस है, ये देशद्रोहियों की कांग्रेस का जो समर्थन देशद्रोहियों का कर रही है वो कांग्रेस है, जो किसी के चरणों में बैठी है वो कांग्रेस है। ऐसी कांग्रेस से राष्ट्रभक्त नई एक पार्टी के साथ जुड़े और इनको मुक्त करें, ये हमारी इच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा संघ की अपनी सोच है और वो संघ ने अपनी सोच को रखा है, उस पर कमेंट करने का कोई अधिकार मेरा नहीं है, मेरी वो क्षमता भी नहीं है। अभी आपने गांधी जी का उल्लेख किया, तो गांधी जी कहते हैं कि सही मायने में जो भारत है वो गाँव में बसता है और गाँव के सभी जो कर्ज माफ़ी हुई, शेतकरी कर्ज माफ़ी वगैरह, उस पर आपका क्या कहना है कि वो सफल रही या विफल रही? देखिए, निश्चित रूप से
हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन के ऊपर भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और ये काम जो है, उन्होंने कहा था कि आम केंद्र बिंदु रखकर एक आम आदमी जो अत्यंत पिछड़ा है, जिसके पास विकास पहुंचा तक नहीं, जो फटेहाल है, नंगा है, भूखा है, विकास जिस तक नहीं पहुंचा, उसको केंद्र बिंदु मानकर योजनाओं को स्थापित करो और उसके दिशा में योजनाएं करो। और मुझे लगता है अटल जी की सरकार थी, मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार है, मुझे लगता है हमारे राज्य में देवेंद्र जी की और अन्य भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकारें ये इसी सोच पर काम कर रही हैं। ये चाहती हैं कि केंद्र बिंदु वो आदमी रहे, आम आदमी जो विकास से दूर है, और उसके लिए जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाएं मोदी जी ला रहे हैं और हम साकार करने का हमारे माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उसका परिणाम दिखेगा। अर्बनाइजेशन क्यों बढ़ रहा है, गांव वीरान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उन तक सुविधाएं नहीं पहुंची, बिजली नहीं पहुंची। आपने देखा कितने दशकों का बिजलियों का बैकलॉग था, वो मोदी सरकार ने पूरा किया। हम पूछना चाहते हैं, ये हमारा भी अधिकार है। जैसा कांग्रेस आरोप करती है, विरोधी आरोप करते हैं, हम ये पूछते हैं कि क्या हमने कही हुई बात अगर झूठ है तो जाए अदालत में और कहे अदालत से कि इसका तथ्य सामने लाए कि गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का सबसे बड़ा काम किस राज्य में हुआ। 4 साल, 4.25 साल, 4.5 साल अब मोदी सरकार को हुए, टारगेट हमने पूरे किए। ग्राम पंचायत, ग्राम स्वराज्य अभियान ये हमने चलाया और ग्राम पंचायतों को जो अधिकार हमने दिए आज तक कांग्रेस नहीं दे सकी। वो तो चाहती थी कि हमारे पास भीख का कटोरा लेके सब खड़े रहें तो हमको वोट भी मिलेंगे, और इसी के आधार पर काम कर रहे हैं। हमने ठेठ ग्राम पंचायत तक विकास की राशि उनके हाथ में दी कि तुम अपना एक प्लानिंग बनाओ, तुम अपने गांव के विकास का एक नक्शा बनाओ और उसके अंतर्गत तुम वहां बैठकर विकास करो, केंद्र सरकार सीधे पैसे तुम्हारे खाते में देगी। और ये हो रहा है और गांव विकसित हो रहे हैं, तो लोगों का शहरों की तरफ का पलायन रुक रहा है। गांव की सड़कें शहरों से जुड़ रही हैं, शहरों की सड़कें मजबूत हो रही हैं, नेशनल हाईवे बड़े हो रहे हैं, विस्तारित हो रहे हैं, गतिविधि बढ़ रही है। ये सारा जो है ग्रामीण को विकास करने की दृष्टि से। अब आखिरी की जो सब्जियां हैं, आखिरी का जो फल है वो आज मार्केट में आ रहा है। आज किसान सीधा मार्केट में आके अपना माल बेच सकता है। अब एपीएमसी के पास जाने की जरूरत नहीं, तो किसान के हित की बात है। अब कर्ज मुक्ति का विषय ऐसा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार से, वो खुले रूप में हमारी चुनौती स्वीकार करे। मैं उनके किसी भी नेता के साथ चर्चा करने को तैयार हूँ। मैंने अपनी सरकार से राज्य में अधिवेशन के इसमें भाषण में कहा कि एक ऐसा आप पेन ड्राइव दो, ऐसी जानकारी इस सदन में रखो, सभागृह में रखो कि मनमोहन सिंह सरकार ने दी हुई कर्ज मुक्ति किसानों को मिली कि उनके नेताओं के संस्थाओं को मिली। ये एक बार रखा जाए सामने। जो आज तक की केंद्र सरकार ने, जो मनमोहन सिंह सरकार कहती है हमने कर्ज मुक्ति दी, मैं कहना चाहता हूँ इसका विचार हो, इसका मंथन हो, इसका चिंतन हो। ये सारी कर्ज मुक्ति किसान को नहीं मिली, वरना आत्महत्याएं रुक जाती। किसान को पैसा चाहिए था, वो उसके सोसाइटी के खातों में गया, बैंकें डूबने से बची, बैंकों के भ्रष्टाचार डूबे। जिन लोगों ने 80-80, 90-90 लाख रुपया कर्जा लिया था उनके कर्ज माफ हुए। सामान्य व्यक्ति को 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का कर्जा ही कभी माफ नहीं हुआ। और आज भी राष्ट्रवादी और कांग्रेस का कहना क्या है, 7/12 कोरा करो। किसका कोरा करो? 1.5 लाख से 3 लाख के ऊपर हमारे किसी सामान्य आम किसान का कर्जा ही नहीं है। 1.5 लाख जमा करने के बाद 7/12 कोरा हो जाएगा। अब रही बात कि हम 7/12 कोरा करने की बात क्यों नहीं मान रहे, उसका कारण ही केवल इतना है कि इन लोगों ने अपने यहाँ पर जो कर्जा लिया, मेरे पास लिस्ट है, वो मैंने सहकार मंत्री जी को दी, सभागृह में सभापति जी के सामने रखी कि इसकी चर्चा हो जानी चाहिए। जिन लोगों ने कर्जे लिए, उन्होंने अपने गन्ने के खेतों के लिए कर्ज लिए। कितने कर्ज लिए हैं? छोटे किसान गन्ने वाले अलग हैं, पर बड़े लोगों ने 80-80 लाख रुपए, 1.5 करोड़ रुपए उनके अपनी कैपेसिटी पे उन्होंने कर्जे लिए। बड़े बड़े राष्ट्रवादी के नेताओं के नाम से कर्जे हैं, बड़े बड़े संस्थाओं के नाम से कर्जे हैं। ये सारे कर्जे 7/12 पे लिए हैं और ये चाहते हैं कि वो कर्जे माफ हो जाए। उनके बच्चे, उनके सारे परिवार के लोग फॉर्च्यून में घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ उनके पास इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं। हमारा सामान्य आदमी ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। ये कर्जे के ऊपर फार्म हाउसेस बना रहे हैं, एयर कंडीशन फार्म हाउसेस,
खेत के अंदर, ये बना रहे हैं फॉर्चूनर गाड़ियाँ, कहाँ से आ रही हैं? जरा यही सारे एक बार तहकीकात हो। मैं तो मेरी सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि एक SIT बैठाई जाए कि जिन लोगों के 3 लाख और 5 लाख के किसान के कर्जे होंगे उसको छोड़कर बाकी सारे कर्जों की एक बार SIT चौकसी कर ले तो तथ्य का तथ्य सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसलिए आम किसान को कर्ज मुक्ति का लाभ नहीं मिल रहा है। और यही सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस ने ये निर्णय लिया, ये भारत की सबसे बड़ी कर्ज मुक्ति दी 1.5 लाख की, किसी राज्य सरकार ने आज तक नहीं दी। 50,000 लाख इतना ही दी। और जो एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडल बैठा था उसने भी लाख रुपए तक करी कि 1 लाख रुपए तक की दो, पर सरकार ने उनके जाने के बाद उनके लाख रुपए की तो मान ही ली बात, तो हम तो कर रहे हैं, पर उससे भी आगे जाके 1.5 लाख तक की कर्ज मुक्ति दी। फिर इस बात को खुले रूप से राष्ट्रवादी और कांग्रेस स्वीकार क्यों नहीं करते कि हमने तो लाखों रुपए की कर्ज मुक्ति मांगी, आपने 1.5 लाख क्यों दी? क्यों दी 1.5 लाख? अब कहते हैं 7/12 कोरा करो। हमारी मांग है मेरे पार्टी से कि वो एक बार SIT बैठाए और 5 लाख के ऊपर के सारे कर्जों की एक बार, कि इनको किसानों को इतना कर्जा कैसे मिले, एक बार इंक्वायरी तो कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी विरोधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र सरकार और मोदी सरकार ये जुमलेबाज सरकार है और वो जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते। और आरक्षण के मुद्दे पे वो कुछ सही भी लगता है, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को शायद देवेंद्र सरकार ठीक तरह से संभाल नहीं पाई। आपका क्या कहना है? ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इसका झूठा प्रचार हो रहा है, जबकि ये सरकार अत्यंत गंभीर है आरक्षण के बारे में। हमारे विदर्भ में हलवाओं का आरक्षण का विषय हो, नितिन जी गडकरी और देवेंद्र जी सतत संपर्क में हैं सुप्रीम कोर्ट के सारे रिटायर्ड जस्टिसों से। वो एक फार्मूला बनाना चाहते हैं कि जिन लोगों को इसके तहत आरक्षण दिया जा चुका है उनको अकोमोडेट किया जाए और उसको समझाया जाए कि ये पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखे, नई व्यवस्था के अंदर का विचार किया जा सकता है। ये सातत्य से देवेंद्र जी और नितिन जी, ये केंद्र सरकार के साथ, राजनाथ सिंह जी के साथ, मैं स्वयं उस डिप्यूटेशन में था और वहाँ पर उन्होंने हलवा नेताओं के साथ चर्चा की। ये रही एक बात। धनगर समाज का आरक्षण जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, आज तक राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने धनगर समाज के वोट लिए और आरक्षण कभी नहीं दिया या आरक्षण का लाभ नहीं लिखा, वंचित रखा। पहली बार हमने उस समाज की तरफ ध्यान दिया, हमने उस समाज की योजनाएं चालू की, आर्थिक क्रांति की। वो योजनाएं चल रही हैं जिससे उनको नए नए व्यवसाय के, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, उनको आर्थिक उनका स्तर हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा रहा आरक्षण का। आरक्षण के संदर्भ में धनगर समाज का पूरा विस्तृत हमने पूरा सामाजिक बायोडाटा, आर्थिक बायोडाटा, ये सारा जमा किया, एकत्रित किया और सरकार ने केंद्र सरकार के जाति आयोग को भेजा है। अंततोगत्वा राज्य सरकार का अधिकार नहीं है आरक्षण देना, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत का है। वो एक उसके लिए बड़ा एक जाति आयोग बैठा है जो आयोग देता है। तो ये भी कहना बेमानी है। हमने उसके अंदर प्रयत्न किया है और हमारा लगातार प्रयत्न चल रहा है। अरे हमने तो आगे जाकर पहली बार इस देश के आज़ादी के बाद धनगर समाज के एक व्यक्ति को, डॉक्टर विकास जी महात्मे को, जिनको पद्मश्री मिली, उनको हमने सांसद बना के भेजा। ये पहला प्रतिनिधित्व हमने दिल्ली में उनको दिया। किस लिए दिया? ताकि वो अपनी बात सरकार के सामने रख सकें, ताकि उसको वैधानिक दृष्टि से उसको कॉन्स्टिट्यूशन में बैठाने का प्रयत्न हम कर सके। बिहार में और उत्तर प्रदेश में धनगढ़, ड इस शब्द को है, पर ड का उच्चार जैसे तिवारी, र का उच्चार अपने यहाँ होता है, उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषा में र का उच्चार ड करके होता है। यहाँ तिवारी कहा जाता है, वहाँ तिवाड़ी कहा जाता है। यहाँ भादुरी कहा जाता है उधर, और इधर भादुड़ी कहा जाता है। ये जो भादुरी और भादुड़ी जैसा है, यही धनगढ़ और धनगर में हुआ है। इसको समझाने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये भी प्रश्न छूट जाएगा। अब रहा मराठाओं का आरक्षण। आज तक सारे मराठा मंत्री ये कांग्रेस के साथ, राष्ट्रवादी के साथ राज्य सरकार में रहे। हमको तो 4 ही साल हुए, देवेंद्र फडणवीस को 4 ही साल हुए इस सरकार में आके, तो एक साथ आरक्षण के मुद्दे रख दिए गए। ठीक है, वो दायित्व हमारा है, माई बाप सरकार का है और इस दायित्व से हमने कहीं मुंह नहीं मोड़ा। देवेंद्र जी ने सभागृह में दोनों पूर्ण विवरण रखा कि जो हमने इस प्रकार से एक
जस्टिस बैठाया था सामाजिक विचार करने के लिए, उनकी मृत्यु हो गई, हाईकोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस हमने दूसरा नियुक्त किया, उनको एक समय सीमा तय कर दी। इस बीच जो मतों से वंचित हो गए, फिर से मेरा वही कहना है कि जिनका नेतृत्व जनता ने नकार दिया, उन लोगों ने फिर इस आंदोलन को एक पीछे से समर्थन देकर, पीछे से भड़काकर फिर से एक हवा निर्माण करने का प्रयास किया। पर समाज की जनता समझदार है, देवेंद्र जी पर उनको विश्वास है, इस सरकार पर विश्वास है। मराठाओं का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सारा डाटा हमने एकत्रित करके दिया है। मराठा महामंडल चालू किया, उनकी छात्रवृत्ति, उनकी शिष्यवृत्ति, उनके आर्थिक दृष्टि से हमने योजना अलग से चालू की, उसका प्रावधान गंभीरता से चालू किया। केवल चालू नहीं किया, लागू किया। लागू नहीं किया तो लोगों को मिलने लगा, इसलिए उनका अब सारा विचार शांत है। और वो भी मुद्दा हमने केंद्र सरकार के सामने रखा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये तीनों जो प्रश्न हैं, ये तीनों प्रश्न केवल प्रामाणिकता से भारतीय जनता पार्टी छुड़ाएगी, यही छुड़ा सकती है, दूसरे किसी पार्टी के मन में ही नहीं। उनको केवल मत चाहिए। क्यों नहीं आज तक शरद पवार ने मराठा आरक्षण पूरा किया? क्यों नहीं आज तक कांग्रेस ने इसको पूरा किया? जबकि एक एक मंत्रिमंडल की आप संख्या देखिए, बैरिस्टर अंतुले से आज तक या उसके भी पहले यशवंतराव चौहान जी के साथ आज तक, तो सबसे ज़्यादा, यानी अगर 40 का मंत्रिमंडल है तो 15 मराठा मंत्री, बड़े बड़े पदों पर मराठा, सहकारी मंत्री मराठा, सहकार संस्था मराठाओं की। फिर इस आरक्षण के पीछे ध्यान क्यों नहीं दिया गया? ये केवल राजनीतिक अस्थिरता और देवेंद्र सरकार को एक डावाडोल करने का प्रयास जो किया, वो जनता समझ गई, समाज के लोग समझ गए और उन्होंने इस आंदोलन को अलग रूप से दिया। और उनको मालूम है कि देवेंद्र फडणवीस प्रामाणिकता से इसको पूरा करेंगे और उस दिशा में एक युवा मुख्यमंत्री के पीछे पूरा मराठा समाज प्रामाणिकता से खड़ा है। ये हमारी जीत है और मुझे लगता है ये हम आने वाले दिनों में कर दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रपति महोदय आते हैं, केंद्र सरकार भाजपा की है, राज्य सरकार भाजपा की है, तो सवाल ये है कि विदर्भ अलग करने से कौन रोक रहा है? देखिए, विदर्भ का अपना एक वैधानिक मुद्दा है, ये एक संवैधानिक मुद्दा है और इसको संविधान के दायरे में देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल सत्य है कि हमने इसका वादा किया है, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल हमारी असेंबली ने उसको मंजूर किया है और हम इसको प्रत्येक विदर्भ का हम समर्थन करते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में भी ये मुद्दा हमने लिखा है कि इसको हम करेंगे। पर आपने देखा, ये 4 साल के पहले जब हमारी यूटी की सरकार थी और जब नितिन जी गडकरी नागपुर के पालक मंत्री बने थे नागपुर शहर के, तब उन्होंने जो विकास नागपुर में, विदर्भ में और राज्य में किया था, वो लोगों को भुला ही नहीं भूलता। यानी उनको गडकरी नहीं तो रोड करी, पुल करी और कई संबोधन उनको दिए गए, क्योंकि उन्होंने विदर्भ का विकास करने का मादा रखा कि मेरे विदर्भ को आज तक बैकलॉग में कुछ नहीं मिला। मैं अगर वो सारी समितियों के पास जाऊं, वो दांडेकर समिति के पास जाऊं या पुराना अभ्यास करूं, आंकड़े निकालूं, बैकलॉग मैं पूरा नहीं कर सकता। पर जब तक इस सरकार के माध्यम से मैं अपना प्रयत्न करूंगा, बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पैसे लाऊंगा और इसको विकास करूंगा। एक समय आएगा। आज नागपुर का चित्र बदला हुआ देख रहे हैं, आज अमरावती का पत्र, आप वहाँ का अकोला का चित्र बदला हुआ देख रहे हैं। आज विदर्भ के अंदर के कुछ ऐसे तालुका हैं, वो तालुका स्तर का विकास आप देख रहे हैं। ये एक बार बड़ी ताकत में करने के बाद योग्य समय पे हम भी निर्णय करेंगे और वो हमारा विदर्भ अलग करने का हमारा भी विषय है। आज हम यूटी में सरकार में, हमारा यूटी का धर्म भी है कि अगर हमारे शिवसेना को मान्य नहीं है तो हम अभी सरकार चलाने की जिम्मेदारी हम पर है, बड़ा विषय है, राज्य की सेवा कर रहे हैं। पर अगर हमको जब भी हमारा निर्णय ऐसा होगा, हम अलग से विदर्भ की मांग करेंगे और केवल भारतीय जनता पार्टी की ही ताकत है कि जब चाहेगी तब विदर्भ अलग करवाएगी और ये करने के लिए हमको कोई रोक नहीं सकता। पर आज जितना विदर्भ का इस माध्यम से विकास हो सकता है, उस दिशा में हम चल रहे हैं। 2019 में राज्य सरकार और केंद्र सरकार किन उपलब्धियों को लेके चुनावी मैदान में उतरेगी? देखिए, गिनाने के लिए तो अनेक उपलब्धियाँ रहेगी। ये अब जनता पर निर्भर करता है कि हमारे प्रामाणिकता को आके, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, भ्रष्टाचार का एक भी मुद्दा नहीं। पिछली सरकारों ने किए हुए कामों को अगर हम अलग अलग किताबों में हमने प्रसिद्ध किया, रस्तों में हमने बहुत ज़्यादा गंभीरता से विकास किया, पोर्ट के माध्यम से किया, उज्ज्वला गैस के माध्यम से किया, पीक कर्ज बीमा योजना के माध्यम से किया, किसानों का हमने उनका दाम दुप्पट करने का हमने प्रयास किया। इस देश के अंदर
फसलें और ज़्यादा बड़ी हुई, फसलों के लिए प्रोत्साहित किया। तो एक विश्व विक्रम हमने किया कि इसके पहले कभी इतना उत्पादन नहीं हुआ, उत्पादन किया। उसका संग्रहण नहीं हो सकता था, स्टोर नहीं हो सकता था, स्टोर की संख्या बढ़ाई और इस हिसाब से भारत को स्वावलंबी बनाने का हमने प्रयास किया। ये मोटे मोटे मुद्दे हैं। आरोग्य की चिंता की, जिला स्तर पर दवाखाना होना चाहिए इसकी चिंता की, दवाइयों की आपूर्ति ठीक से हो इसकी चिंता की, गरीबों के जीवन में सुख समृद्धि है इसकी चिंता की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक नारा दिया जिसके अंदर आज सम्मान हमारे बेटियों को मिल रहा है, उनकी शिक्षा में उनका स्तर बढ़ रहा है, उनके लिए विभिन्न योजनाएं आ रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, देश की सुरक्षा की दृष्टि से हमने काफ़ी काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के माध्यम से नई नई जगहों पर न्यायालय का निर्माण किया ताकि गति से न्याय लोगों को मिले। तो सुरक्षा हो या सामान्य व्यक्ति के जीवन का विकास हो, इन सारे मुद्दों पर गत अनेक वर्षों की, मैं 1, 2, 5 वर्ष नहीं कहता हूँ, हमारे 4 साल और उनके 40 साल, इसकी तुलना अगर जनता करेगी तो हमारे विकास की रेखा बहुत ऊपर रहेगी। हमने जात पात धर्म संप्रदाय इससे परे जाकर आम इस देशवासी को विकास के साथ जोड़ने का काम किया, उसमें देशभक्ति निर्माण करने का काम किया। मुझे लगता है ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं। 2019 में अगर पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, केंद्र में हो या राज्य में हो, तो ऐसा कहा जाता है कि चेहरे बदले जाएंगे और वो चेहरे दिल्ली के दफ्तर से नहीं तो नागपुर के हेडक्वार्टर से बदले जाएंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा कोई संबंध दिल्ली और नागपुर का नहीं है। ये जो कहना है ना, ये कहना ही है लोगों के मन में भ्रम निर्माण करना। भाई नरेंद्र जी मोदी हमारे लोकप्रिय पंतप्रधान हैं, उन्होंने गति से काम किया है। उनका इंटरव्यू अगर आपको याद होगा, उन्होंने लाइव एक इंटरव्यू दिया था कि मैं झोली लेकर आया था और झोली लेकर जाऊंगा। एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है, लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद मैं कह सकता हूँ, अटल जी के बाद मैं कह सकता हूँ कि जो लगातार 18 घंटे तक काम करता है, जिसने एक भी छुट्टी नहीं ली, जिसने अपना पंतप्रधान का निवास स्थान अभी तक पूरा नहीं देखा, जो केवल 2 कमरों में रहता है, जो देश में नहीं तो अपने पैसों से अपना खर्चा चलाता है, ऐसा एक स्वावलंबी पंतप्रधान हमने पहली बार देखा है। देश की जनता ने देखा, युवा पीढ़ी उसको समझती है, उसको देख रही है और देश भर में नहीं तो विदेशों में भी उसने अन्य राष्ट्रों के साथ जो समझौते किए, जो देश की प्रतिमा को ऊंचा किया है, मुझे लगता है कि गत अनेक दशकों में जो आज मोदी जी ने किया है वो कोई देश का स्वाभिमानी नागरिक नकार नहीं सकता। और इसलिए कोई स्थान ही नहीं इस बात को कि 2019 में हम बहुमत से पीछे रह जाएंगे। उल्टा विकास के परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, जातिगत व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में और भी देश की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमने कई कदम आगे अच्छा काम किया है और इसमें हम निश्चित रूप से अपनी ताकत पर सत्ता बनाएंगे अपने मित्र दलों के साथ। और ये जितना भी भानामती का कुनबा एक जगह आने की कोशिश कर रहा है, रोज़ उसमें, कल भी आपने टीवी में देखा होगा अखिलेश जी क्या कह रहे थे, मायावती जी क्या कह रही हैं, ममता जी क्या कह रही हैं, ये रोज़ आप टीवी पर देखिए। इनका कोई एकजुटता नहीं, कोई कॉमन एजेंडा नहीं, इनका नेता कौन नहीं इसका पता नहीं। जिनके पास राज्य की जिम्मेदारी है उनके पास विदेश नीति हो ही नहीं सकती। जो इस देश की गृह शक्ति को संभाल ही नहीं सकते, अपने राज्यों को नहीं संभाल सकते, वो देश को क्या संभालेंगे। इस सारे बनिस्बत देश को मालूम है कि किसको चुनना है। 2019 भारतीय जनता पार्टी मित्र दलों के साथ अपनी ताकत पर सरकार बनाएगी, फिर से मोदी जी शपथ लेंगे, मेरा विश्वास है। अभी कल परसों ही विश्व हिंदू परिषद ने हुंकार लगाई है कि राम मंदिर का निर्माण अध्यादेश लेके हो, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये केस तो जनता की अदालत में नहीं, अब तो जन अदालत में है, न्यायालय के समक्ष केस चल रही है और अध्यादेश लाना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद की मांग है। हमारा विचार है कि सुप्रीम कोर्ट इसके प्रति गंभीर होकर निर्णय ले। ये भारत प्रभु राम की धरती है, ये अयोध्या और प्रभु राम के साथ जो संबंध है वो बाबर के साथ हो नहीं सकता, ये मस्जिद के साथ हो नहीं सकता। क्या कोई मानेगा कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था इसके पहले कभी रही होगी? जो आक्रांता है उनके यहाँ पर कोई धर्म ही नहीं था, ये आने के बाद धर्म चालू हुआ। राम उससे कितने 1000 वर्ष पूर्व का है, तो ये कहना बेमानी है कि ये अयोध्या में मस्जिद भी रहेगी। मस्जिद एक धार्मिक केंद्र है, वो कहीं अयोध्या में और जगह बन सकता है और वो बने, इसके लिए हमारी कोई अड़चन नहीं है। पर अयोध्या का राम मंदिर अयोध्या के लिए ही रहे, राम के लिए रहे, हिंदुओं के लिए, इस देश के लिए,
एक आदर्श मंदिर रहेगा और वो बनना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और वो मांग का उचित न्यायालय के द्वारा सम्मान होना चाहिए। वो सम्मान होगा यहाँ की जनभावना का, और ये देश पूरा जानता है कि राम के मंदिर के प्रति लोगों की आस्था क्या है, लोग इस देश के क्या चाहते हैं, और अन्य धर्मों से टकराव अगर दूर करना होगा तो राम मंदिर न्यायालय को भी देना चाहिए, उसमें गंभीरता से वो विचार करें, ऐसी मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। धन्यवाद। और एक आखिरी सवाल पूछना था। वो आखिरी सवाल ऐसा है कि मोदी जी आने के बाद ऐसा कहा जाता है कि क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, जो अटल जी के वक्त था, अपना पराजय भी होता था तो वो विनम्रता के साथ स्वीकार करते थे, वो जीतते थे भी तो भी विनम्र रहते थे। तो वो जो क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स है वो अभी नहीं रही। आज कोई भी किसी को चोर कह देता है, कोई किसी को जुमलेबाज कह देता है, या कोई किसी के परिवार पे वार करता है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स गिरी है, और गिरी है तो किन वजहों से गिरी है? देखिए, मैंने पहले भी मेरे इस बातचीत में कहा कि जो लोग सत्ता से बाहर हुए वो छटपटा रहे हैं सत्ता के लिए। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनको देश की सुरक्षा से कुछ लेन देन नहीं है, उनको भारत माता से, इस देश से कोई लेना देना नहीं। उनका सारा संबंध विदेशियों से है, और विदेशियों का प्रभुत्व के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं, और इसलिए उनकी छटपटाहट अलग है। पर क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स ये जो है, ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, ये उनके आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है, ये उनकी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है। जिसकी जैसी मेंटलिटी होगी, जिसकी पार्टी आइडियोलॉजी जैसी होगी, वो वैसा काम करेगा। हमारी इस देश के प्रति समग्रता है, हमारी समर्पितता है, हमारी एकाग्रता, देश और देश का आम आदमी, ये हमारी दिशा है। उसका विकास, देश का विकास, देश की सुरक्षा और देश का प्रभुत्व बड़े विश्व में, ये हमारी मान्यता है। सारे हमारे सुखी रहे, सारा विश्व सुखी रहे, हमारी जो है वसुधैव कुटुंबकम हम जो कहते हैं, उसके अंतर्गत हम विचार करते हैं। हम किसी को परे नहीं कहते, पर स्तरहीन जो राजनीति कर रहे हैं, और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कर रही है, या अन्य दल जो हैं कम्युनिस्ट वो कर रहे हैं, या उनके नेता कर रहे हैं, जो छटपटा रहे हैं, जो न्यायालय के अनेक प्रकरणों के अंदर प्रलंबित हैं, वो उसमें से छूटने के लिए दबाव बनाने की और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इनसे हम हमारी पॉलिटिक्स का स्तर कहीं कम नहीं होने देंगे। आज भी हम उसी आदर के साथ दूसरे लोगों को देखते हैं, जो इस देश का, उसको इस देश के प्रति सम्मान होना चाहिए, और हमको उसके प्रति। तो ये हमारे इसमें भाव बरकरार रहेगा, इसका विश्वास हमें है। हम उसी दिशा में काम करते हैं। औरों को क्या करना है वो करने दो, हमको उससे कोई सरोकार नहीं है। धन्यवाद गिरीश जी। धन्यवाद। आज रूबरू के इस सिलसिले में हमने गिरीश जी व्यास, इनके साथ चर्चा की, राज्य और केंद्र की परिस्थितियाँ जान ली, और ऐसे ही कुछ परिस्थितियाँ जानने के लिए और ऐसे ही बड़े शख्सों के साथ मिलने के लिए देखते रहिए MNS न्यूज़ रूबरू। धन्यवाद। तो ऐसे ही हम आपको देश की राजनीति पर चर्चा की जानकारी दिलाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज़ हिंदी लाइव। हमारे प्रोग्राम रूबरू। धन्यवाद।